साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गर्लफ्रेंड माता पिता की हत्या कर घर में दफनाने का आरोप है। रायपुर के डीडी नगर इलाके में हत्या की थी। मां बाप की हत्या कर घर के गार्डन में दफनाया था। विशेष न्यायाधीश एच.एस. टेकाम की कोर्ट ने सजा सुनाई है। साइको सीरियल किलर उदयन दास ने अपने पिता बीके दास और इंद्राणी दास की गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की धाराओं में डीडी नगर थाने में मामला दर्ज था। 2010 में हत्या की थी और 17 में बहुचर्चित मामले का उजागर हुआ था। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मां बाप की हत्या की थी, दफनाया था। विशेष न्यायाधीश एच.एस. टेकाम की कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गर्लफ्रेंड माता पिता की हत्या की गई थी। इसके द्वारा डीडी नगर इलाके में हत्या की गई थी। मां बाप की हत्या कर घर के गार्डन में दफनाया था इसने। विशेष न्यायाधीश एच.एस. टेकाम की कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। गर्लफ्रेंड माता पिता की हत्या कर घर में दफनाने का आरोप है। इस पर रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके में हत्या की गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये 2010 में डीडी नगर थाना में ये इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। हत्या 2010 की हुई थी, लेकिन खुलासा 2017 में हुआ और सीरियल किलर है। और ये बड़ी बात यही है कि जो उदयन ने अपने पिता बीके दास और इंद्राणी दास अपनी माता की जघन्य हत्या की थी। पहले अपनी मां को बिस्तर पलंग पे पटक कर उसकी हत्या गला दबाकर की थी। उसके बाद अपने जो पिता है उसे चाय में नशीली दवा दे करके जघन्य हत्या की थी। पूरी जो हत्या की साजिश है सिर्फ संपत्ति के विवाद को लेकर के, संपत्ति को हड़पने को लेकर के ये रची गई थी। और ये दिल दहला देने वाली जो घटना थी। और इस पूरे मामले में न्यायाधीश एस.सी. टेकाम ने जो आजीवन कारावास की सजा है वो सुनाई है। लगभग 62 से अधिक जो गवाह हैं उनकी गवाहियां इस मामले में दर्ज की गई थी। और ये कहा जा सकता है कि आखिरकार जो मृतकों को न्याय मिला है। और ये इस तरह के जो सीरियल किलर के मामले जब रायपुर में पहली बार जब प्रकाश में आए थे तो काफी चौंकाने वाले मामले थे और काफी लोग हतप्रभ थे कि आखिर इस तरह से कोई संपत्ति के लालच में आकर भला जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उसकी भला हत्या कैसी की जा सकती है। ये पूरे जो मामले हैं अब उसमें जो है आजीवन कारावास की सजा है जो उदयन दास को हुई है। जी युगल, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इतना लंबा समय बीत चुका है, बहुत पुराना ये मामला है, उसके बाद उजागर बहुत लंबे वक्त के बाद होता है। आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया सजा सुनाने में? जी देखिए ये 2010 में सुनियोजित तरीके से उसने हत्या की थी। हत्या का खुलासा है 7 साल बाद हुआ। और वैसे भी न्यायालयीन प्रक्रियाएं हैं, उसमें कई तरह के दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, वो आती है। इंटर स्टेट कुछ गवाही भी इसमें होने थे, इसकी वजह से जो विलंब है वो हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब जो मृतिका है उनको उनके बिल्कुल न्याय हुआ है। आजीवन कारावास की सजा है उदयन दास को सुनाई गई है। और ये सीरियल किलिंग का ये पूरा मामला था और संपत्ति विवाद को लेकर के हत्या की गई थी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल।
कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाईपास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कार में आधे घंटे तक ड्राइवर फंसा रहा। लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाईपास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कांकेर की ये तस्वीर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाईपास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पागल कुत्ते का आतंक जारी है। कुत्ते ने कई लोगों पर हमला किया। हमले के बाद गुस्साए लोगों ने कुत्ते को मार डाला। सभी घायलों को छापर भानपुरी स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तोकापाल ब्लॉक के छापर भानपुरी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। लूट मामले का खुलासा हुआ है। रतनपुर पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया। लूट मामले में नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पर्यटकों से लूटपाट करते थे। मोबाइल, बाइक और अन्य सामान भी बरामद किया गया है लोगों से। इस घटना में शामिल एक आरोपी राजा उर्फ लालू सारथी, भैरव बाबा मंदिर के पास इसका घर है। जब इसके निवास पे दबिश दी गई तो ये पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर इसने अपना जुर्म कबूल किया और अपने अन्य साथी धनजीर शिकारी, जो जंजराडी का रहने वाला है, संतोष नेताम उर्फ गुड्डू, जो जूना शहर का रहने वाला है, और एक विधि से संघर्षरत बालक, इन चारों के द्वारा इस घटना को करना कबूल किया। बिलासपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है और इस वीडियो में नशे में धुत युवतियां लड़खड़ाती और गिरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए। लिफ्ट में देखिए नशे की लीला। कमाना है नाम, फिर ये कैसा काम। नशे ने बनाया नौटंकी। पहले एक धड़ाम, फिर एक और धड़ाम। एक के धड़ाम पर दूसरे का खिलखिलाना और दूसरे के धड़ाम पर तीसरे का ठट्ठा लगाना। शराब की खुमारी कैसे पड़ जाती है भारी, इसकी बानगी है ये वीडियो। सुध-बुध खोकर खुमारी के समंदर में गोते लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर संस्कार से सुरक्षा तक के चटखारों के साथ वायरल है। सोशल मीडिया के ज्ञानी नसीहत से हिदायत तक के पुराण बांच रहे हैं। वायरल वीडियो वैसे तो करीब 30 सेकंड का है, लेकिन सैकड़ों सवाल खड़े कर देता है। बारी बारी उनकी बात करेंगे। पहली बार में देखकर लगता है कि किसी भागती दौड़ती जिंदगी जीने के आदी मेट्रो की ये तस्वीरें हैं, लेकिन ठहरिए, ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर की, जिसे न्यायधानी भी कहते हैं। न्याय की नगरी में नशे की नौटंकी की ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। साफ करते चलें कि सवाल किसी आजादी पर पाबंदी का नहीं, चिंता तो संस्कारों पर लग रहे पैबंद की है। फिक्र तो जवानी को धुएं में उड़ाने की है। बिलासपुर के एक बार से जुड़ा हुआ यह मामला है। इसी बार में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान डांस हो रहा था। लड़कियों को छेड़ने के आरोप लगे। विरोध करने पर मारपीट तक की खबर बनी। सवाल सुरक्षा का भी उठा। लेकिन इन दो तस्वीरों को अगर एक फ्रेम में रखकर देखा जाएगा तो बहुतेरे सवाल खुद धुआं बनकर उड़ जाएंगे। एक बार फिर दोहरा दें, सवाल आजादी पर सवाल का नहीं है। सवाल खुद की सुरक्षा, संस्कारों की रक्षा, कानून व्यवस्था की समीक्षा और बराबरी की इच्छा का है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर।
1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। बजट 2023 को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों को लेकर महिलाएं सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं, इस मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने राजधानी रायपुर की महिलाओं से चर्चा की। आइए जानते हैं महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महिलाओं की क्या क्या उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली है। बजट 2023 को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं और किन मुद्दों को लेकर महिलाएं सरकार से उम्मीद लगाकर बैठती हैं, तो आइए सीधे महिलाओं से बात करते हैं कि आगामी बजट को लेकर उनकी क्या राय है। तो बजट 2023 को लेकर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो हम सब यही चाहेंगे कि सरकार उस चीज़ों पे ध्यान दे। जैसे कि रसोई गैसों की मूल्यों पर लगातार वृद्धि हो रही है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, कॉस्मेटिक सामानों के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है, एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें भी मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार से यही चाहेंगे कि वो मतलब बजट पर इतना ध्यान दे कि सामान्य वर्ग के लोगों पर इसका असर बुरा ना पड़े। आपको बजट को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं कि इन सारी चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए? हर साल महंगाई जो बढ़ रही है उसके कारण हमारे घर का बजट भी बिगड़ जाता है। जहां हम पहले 5,000 4,000 में हमारा जो हो जाता था महीने का, जो अब वो 6 से 7,000 रुपये जाता है। पहले हम स्टोर करके रखते थे, 6 महीने साल भर का अनाज स्टोर करके रखते थे। अब वो महंगाई के कारण हमारा सिर्फ महीने में शिफ्ट हो गया है। हम महीने के महीने सामान लाते हैं, महीने के महीने यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकम उतनी ही है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारा बजट बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के दाम, घरेलू सामानों के दाम वो कम करें, अनाज के दाम कम करें। इसके कारण हमारा बजट थोड़ा लिमिट में हो और हम मैनेज कर सकें। आपके पति के इनकम पे भी टैक्स कटता है, तो इसको लेकर कुछ रियायत की उम्मीद? हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो टैक्स लग रहा है, जो जीएसटी है, तो जीएसटी 5%, 10%, 12%, 18% जो जीएसटी आ रहा है उसका स्लैब 1 कर देना चाहिए। 5% कर दीजिए सबको, क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं पर आमदनी जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। और खर्चे बढ़ने से उसके ऊपर असर ये आ रहा है कि जो भी हमारी आय, जो हमारा साधन है वो डगमगा गया है। वो पहले जो है जो चीज़ आराम से हो जाता था वो चीज़ों में अब हर जगह, चाहे वो हेल्थ के लिए क्या खर्च है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो अपना किचन का है, चाहे बाहर के आपके होटल रेस्टोरेंट में जाने का बिल का है, वो सब चीज़ों पे असर आया है। सब कोई पे उसका भार पड़ा है। और जब भी महंगाई पड़ती है तो उसको हमेशा देखा गया है कि उसकी मार जो है सिर्फ आम जनता के ऊपर ही आती है। मध्यम वर्गीय जो परिवार है वही महंगाई की मार को झेलता है। कोरोना काल के बाद से उसका असर हम लगातार झेल रहे हैं। और जो हर चीज़ में कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमको थोड़ा सा सुविधा दिया गया है, कहीं पे भी हमारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हो, नहीं, हर जगह महंगाई बढ़ी है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है उसको ध्यान में रखते हुए जो है बजट को जो है देखा जाए, थोड़ा सा खर्चा जो है उसको सीमित किया जाए, जो टैक्स लगाया जाए उसका स्लैब को 1 कर दिया जाए ताकि हम राहत महसूस करें। एक्चुअली ये बेसिक नीड्स के अलावा मुझे लगता है, मेरे पर्सनली मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट बजट पर करना चाहिए मेडिकल फैसिलिटी पर, क्योंकि नॉर्मली आज का मेडिकल फैसिलिटी इतना हाई हो चुका है कि जो नॉर्मल वर्ग के लोग होते हैं उनको एफर्ड नहीं कर पाते हो। और दूसरी बात हो गई हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी इतनी फीस स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि उसको बाकी सब पढ़ाइयों में इतनी महंगाई हो गई है कि उसको वो नहीं डेवलप किया जा सकता है। और दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि पढ़ाई के बारे में भी डिजिटलाइजेशन मेन इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज का जैसा डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड है उसके हिसाब से एजुकेशन में वो डिजिटलाइजेशन की पढ़ाई आवश्यक है, तो उसके ऊपर ध्यान रहना है। और तीसरी बात मैं ये सोचती हूँ बजट पर ध्यान देना चाहिए, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि हमारी जो भी नीड्स है, जो भी है, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन पर ही आधारित हैं। और अब ट्रांसपोर्टेशन आपकी इतनी हाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ों को अफेक्ट करेगी ही वो। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बजट का बेसिकली विशेष ध्यान देना चाहिए।
और इतना मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो है ही, स्ट्रेसफुल तो पूरी है ही हमारी, इतनी सारी जगह में हमारी दिमाग इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, तो हम लोग सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट की हो जाए, कि थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ जिए। लेकिन आज का ये है कि जीएसटी उसके ऊपर एंटरटेनमेंट पर भी इतना बढ़ गया है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए भी हम अपना लाइफस्टाइल उस पर वो नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा अपना CGST SGST जो हमारी GST की जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें। राशन, घरेलू सामान, एजुकेशन, हेल्थ की भी अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी और भी तमाम चीज़ें हैं जिन पर महिलाएं चाहती है कि इस बजट पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। चुनावी साल होने के कारण ऐसा भी माना जा रहा है कि यह बजट जो है कई मायनों से लोक लुभावन और राहत भरा हो सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उमा भारती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उमा भारती ने राहुल गांधी को बूढ़ा तक बता दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक हिसाब से सफल रही। राहुल गांधी इतने दिन पैदल चले तो उनकी सेहत ठीक हो गई, तो 50 साल के बूढ़े हैं, अब जवान तो रहे नहीं। उनकी यात्रा में 75 साल के दिग्विजय सिंह भी चले, वो भाई बिना जिम गए फिट हो गए। उमा भारती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाई, लेकिन उनके नेता जरूर फिट हो गए, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। उमा ने कहा कि कमलनाथ तो इस यात्रा में चल ही नहीं पाए। सफल हुई कि राहुल गांधी इतने दिन पैदल चले तो उनकी सेहत ठीक हुई, बूढ़े हैं वो, 50 साल के, जवान तो है नहीं। दूसरे उनके साथ हमारे दिग्विजय सिंह जी जैसे 75 साल के नेता चले, ये बिना जिम गए फिट हो गए बिल्कुल। तो बस कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन नेता जरूर फिट हो गए, ये तो फायदा हुआ। कमलनाथ जी नहीं चल पाए। लेकिन और ज्यादा चर्चा के लिए जेपी धनोपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उमा भारती जी ने बयान दिया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है उससे कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाई, पर नेता जरूर फिट हुए हैं। उमा जी के बारे में क्या बात करें, उमा जी को तो खुद उनकी भारतीय जनता पार्टी अपनी गंभीरता से नहीं लेती। बल निकाला हुआ है, प्रदेश निकाला हुआ है, कहाँ इतनी बातें करते हैं। और अगर उमा जी कहती है कि चलने से फिटनेस आ गई है तो उमा जी खुद चले ना, वो भी चल के दिखाएं कुछ थोड़े बहुत दिन। वो तो 3,500 किलोमीटर चले हैं, ये 350 किलोमीटर चल के दिखा दे। इनकी बस की चलने की है ही नहीं है। अभी तो इतनी मेरे ख्याल बुजुर्ग हुई नहीं है, अभी तो युवा नेता है। अभी तो उमा जी को खुद को चाहिए कि और अपनी सेहत ठीक करने के लिए यही पैदल यात्रा करें। अरे उस व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सारे प्रदेशों से लोगों को जोड़कर एकता में अपनी अनेकता की बात करते हुए जो माहौल दिया है उसकी भी तारीफ करना चाहिए। हर चीज में बुराई देखने की बात, वो फिट होगा, ये फिट होगा, आप भी फिट हो जाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप फिट होइए, मेरी शुभकामनाएं उमा जी के लिए, वो पैदल चले, फिट हो जाए। वो कह रही हैं कि बूढ़े हो चुके हैं राहुल गांधी, और वो तो बूढ़े हैं ही हैं, साथ ही में दिग्विजय सिंह भी जो बूढ़े हैं वो भी शामिल हो गए। उमा जी से पूछिए उनकी खुद की उम्र कितनी है, मुझे तो याद नहीं है कि वो बूढ़ी है या नहीं है। मैं तो उन्हें युवा नेत्री मानता हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो है। राहुल गांधी जी आज की तारीख में एक युवा नेता हैं, बिल्कुल हर तरह से सक्षम है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके बारे में दुष्प्रचार कर रखा था, आज उनकी छवि ठीक हुई है, इस बात की खुशी है। उससे बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी को। मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, जनता के बीच एक मैसेज गया है, और उस मैसेज के आधार पर आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। क्योंकि जनता मान के चलती है कि राहुल जी में एक सक्षमता है, नेतृत्व देने की क्षमता है, उसका फायदा मिलेगा। जी जी, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी से भी कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा जी ने बयान दिया है कि बूढ़े हो चुके हैं कांग्रेस के नेता, स्पेशली राहुल गांधी को बूढ़ा कह रही हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, आदरणीय उमा जी जो कह रही हैं वो तमाम प्रकार के जो परसेप्शन बने हैं, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रही है श्रीमान राहुल गांधी जी की, उसी के आधार पर कह रही हैं। और आपने देखा होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव उन इलाकों में हुए जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, और उनमें से 19 में से 12 में भारतीय जनता पार्टी जोरदार सफलता प्राप्त करके जीती है। कांग्रेस के जहां कांग्रेस वहां पहले जीता करती थी, बुरी तरह से पराजित हुई है। तो ये सबको परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, और इसीलिए ये इस यात्रा के मद्देनजर जो बात कही है वो कई जाने माने लोग भी इस प्रकार की बात कह चुके हैं। मुझे लगता है कि सबके सामने सच्चाई है। कल पत्रकार वार्ता में वो अपने कांग्रेस के नेताओं से पूछ के जवाब दे रहे थे,
उनको ये भी नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस की नीति क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। तो कई सारी बातें हैं वो जो सबके सामने उजागर उनका जो सोच समझ और तमाम प्रकार का राजनीतिक नजरिया है वो आ चुका है, इसलिए लोग उनको सीरियसली लेते भी नहीं है। रजनीश जी, बीजेपी कहीं डर तो नहीं रही है? युवा नेता हैं राहुल गांधी, इतनी बड़ी यात्रा हुई है, शुभकामनाएं हैं, रावण की भाई। और कांग्रेस पार्टी उनको अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करे। हमारी चैलेंज है, चुनौती है, स्वीकार करे कांग्रेस। और हमें तो बहुत अच्छा है, लोग तो कहते हैं, आप जैसे तमाम मीडिया के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो राहुल गांधी जी शुभंकर हैं, कांग्रेस में वो नेता बने रहे, हमारे लिए शुभकामनाएं हैं। और तमाम प्रकार के जो परिणाम है वो इसी तरफ गवाही देते हैं, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे कांग्रेस। जेपी जी, देखिए मेरे मित्र आदरणीय रजनीश भाई बड़े दम और घमंड की हंसी हंस रहे, रावण हंसता था ना उस तरफ आके मर रहे हैं कि थोड़े बहुत दिन की हंसी है इनकी, इनको मालूम है घबराहट मची हुई है। अगर आपको लगता है वो शुभंकर है और आपको नुकसान नहीं है तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर क्यों इस तरह की बातें आप लोग करके बात बिगाड़ने की बातें करते हैं? उमा जी बोल रही है कि बुजुर्ग हो गए हैं, उमा जी तो जवान है, चले 3.5 किलोमीटर चल के दिखा दें, हम मान जाएंगे उनके लिए। जो व्यक्ति देश के लिए त्याग करता है, जिन जिन लोगों ने आज तक इस देश के अंदर यात्रा निकाली, आपका तो फर्जी यात्रा नहीं थी भाजपा में, राकेश अडवाणी तो रथ यात्रा निकाली थी, पैदल चलने की हिम्मत तक नहीं पड़ी थी। कहा कौन आदमी पहला व्यक्ति जिसने देश के अंदर एक क्रांति के रूप में यात्रा की है, उसका सम्मान करना चाहिए, हमें तारीफ करना चाहिए। भैया इससे आप कहते हैं घबराहट नहीं है तो फिर भैया बड़ा क्या हो रहा है? फिर क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? क्यों आप फालतू बातें कर रहे हो? धनुप्रिया जी, कमलनाथ क्यों नहीं चल पाए यात्रा में? कमलनाथ चले, कमलनाथ जी ने बिल्कुल जितना चलना। उमा भारती साफ तौर से कह रही हैं कि कमलनाथ आगे क्यों नहीं चल पाए? कोई ऐसा है कि कमलनाथ जी कोई फुल टाइम तो नहीं चल पाएंगे ना, उनका जिम्मेदारियां भी हैं और अपने लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, संवाद करना पड़ता था। प्रदेश अध्यक्ष हैं, हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ मिलती थी, आती थी, तो अपना काम कर रहे थे, निश्चित से यात्रा में चल रहे थे, वो काम भी कर रहे थे। अब उमा जी खुद चल कर दिखाएं। जब मैं तो कहता हूँ भाजपा में कोई शोरमा पैदा हुआ हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये उमा भारती जी हो, चल कर दिखा रहे 3-3.5 किलोमीटर चलेंगे, नहीं चलेंगे, कोई पद यात्रा निकालेंगे भी नहीं। और ऐसे पैदल चलने से आप लोग क्या चलोगे? पैदल चलने वाले अगर ऐसे ही चलने से और तमाम प्रकार के आप देखते ना, आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों घबरा रहे हो भाई? आप देखते ना, वो भी इनसे आने वाला समय बताएगा रजनीश जी, आपको आने वाला समय बताएगा। तो पैदल चलना इनकी सेहत के लिए हो सकता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमा भारती ने ये बड़ा बयान दिया और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा, जिस पर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।